नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा प्राधिकरण की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। वहीं अब गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए। थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, सबसे बात करके करेंगे जी हम लोग। कुछ हद तक तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, लेकिन उसको हमने कंट्रोल किया है। सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के बीच चारधाम यात्रा प्राधिकरण की चर्चा जोरों पर है। डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री तक और यहां तक कि विपक्ष भी इससे सहमत है। तो फिर सवाल है कि इस पर काम करने के बजाय बयानबाजी क्यों हो रही है। देखिए, सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, सबसे बात करके करेंगे। पिछले दिनों देहरादून में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद मीडिया के सवालों पर प्रदेश के युवा मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्थाओं और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी और यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। होगा ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है, वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। चारधाम यात्रा प्राधिकरण प्रकरण पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ही नहीं बल्कि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी तैयार हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का मानना है कि तैयारियां पूरी की गई, लेकिन शुरुआत के दिनों में ही उम्मीद से ज्यादा तीर्थयात्रियों की पहुंच जाने की वजह से कुछ परेशानियां हुई हैं। लेकिन राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने लगातार बैठकें की और दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ के आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार शायद इस उत्तराखंड के इस चारधाम यात्रा के इतिहास में पहली बार इतना जन सैलाब इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आया है। उनके लिए जो हमारी व्यवस्थाएं थी, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि उन व्यवस्थाओं से ज़्यादा क्राउड यहाँ पे पहुँचा है। अब आप देखिए कि ये इसको इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन्स के जितने भी मंदिर हैं, प्लेन्स के जितने भी तीर्थ हैं, प्लेन्स की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें तो व्यवस्थाएं आप मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे ही व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सारी व्यवस्थाओं के बाद फिर हम अपनी व्यवस्थाओं को हमने चार चौबंद किया। लेकिन आप देखें, उससे ज़्यादा क्राउड आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि केदारनाथ और यमुनोत्री में जो कठिन यात्रा है, पैदल मार्ग की यात्रा है, आखिर वहाँ भी लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, यानी कि वो हमारी किसी व्यवस्थाओं को भी धक्का देके पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार लगातार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी बैठकें ले रहे हैं। अधिकारीगण पूरी तरह से धरातल पे उतर के उस पर कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करें, और व्यवस्थाएं लगभग काफ़ी कुछ इन स्थितियों को देखते हैं कुछ हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, लेकिन उसको हमने कंट्रोल किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही ये शुभ अवसर समस्या में बदल गया। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी। यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। एक वर्ष के इंतजार के बाद एक सुअवसर आना और एक हफ्ते के बाद ही उस सुअवसर का एक समस्या में बदल जाना,
अगर इसका उदाहरण कोई देखना चाहे तो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में आजकल जो चार धाम यात्रा चल रही है, सरकार ने इसको चरितार्थ कर दिया और जब से यात्रा प्रारंभ हुई है सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आज ये यात्रा जिसका कि इंतजार 1 साल से लोगों को था, बड़ी खुशी के साथ इसका स्वागत हम सब लोगों ने किया। आज एक पखवाड़े में ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में सरकार ने इसको बना दिया है कि यमुनोत्री में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यात्रा रूट पर यमुनोत्री से और एक जान की चट्टी के बीच धारा 144 लागू कर दी। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूँ कि सरकार नाम की चीज बची है या नहीं बची? माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को प्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। गोदियाल ने कहा खुद उन्हें कई लोगों ने जगह जगह फंसे होने की सूचना दी है। गोदियाल ने यह भी कहा कि यदि सरकार के पास यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सक्षम लोग नहीं हैं, तो सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका समाधान निकाले। विपक्ष राज्य हित में इस काम के रचनात्मक सहयोग देने को तैयार है। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई ना तो अफसर बचा है ना राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं और निश्चित रूप में प्रदेश के हित में हम सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। आज ये सुनकर कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर धारा 144 ये समाचार जब सुना कि धारा 144 लागू कर दी गई तो बड़ा ही पूरे देश में जो यात्रा में लोग आना चाहते हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह आशंकित हो रहे हैं कि भाई क्या है ये, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर सरकार ने पैदा कर दी है। मुझे तमाम लोग यात्रा में तमाम लोग, चाहे वो राजस्थान से आए हुए लोग हैं या हरियाणा से दिल्ली से गए हुए लोग हैं, कहीं से मेरा नंबर भी उन्हें पता चल गया होगा, मुझे भी फ़ोन करते रहते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है, न कहीं जगह है, न तमाम अराजकता फैली हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को और ज़्यादा हानि अन्य प्रदेशों में न हो। यात्रा जारी है। कई तीर्थयात्रियों के बिना दर्शन किए लौटने की खबर है जो कहीं से भी सही नहीं है। लिहाजा अब चार धाम यात्रा प्राधिकरण का जिक्र किया जा रहा है। अगर चार धाम यात्रा प्राधिकरण बनता है तो फिर चारों धामों सहित धार्मिक स्थलों की देखरेख से लेकर व्यवस्था तक के इंतजाम का जिम्मा प्राधिकरण का होगा। देश के अलग अलग राज्यों में भी प्राधिकरण बने हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के 2 धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ में व्यवस्था की जिम्मेदारी बीकेटीसी के पास है। बावजूद तीर्थयात्रियों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाया जाता है तो फिर इसका प्रारूप क्या होगा, इसमें कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे, ये आगे की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। तीर्थ यात्रा को आए कई श्रद्धालु धामों के दर्शन किए बिना ही अपने घरों को लौट गए। अब प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से ही घर वापस लौट गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की पंजीकरण की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुकिंग लगातार फुल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। पंजीकरण बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12000 तीर्थयात्रियों को धामों के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की है। प्रशासन की योजना थी कि अस्थायी पंजीकरण कर इन यात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए।
लौटने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर सियासत भी हो रही है। निश्चित रूप से सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री ऐसे हैं जो बिना दर्शन किए ही वापस गए। आपने गंगोत्री का सीन देखा होगा, यमुनोत्री का सीन देखे आप। बरकोट में यात्रियों ने आप लोगों से ही बात करते हुए कितनी सरकार की असफलताओं को उजागर किया, सरकार की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। अब बिना दर्शन किए श्रद्धालुओं के घर लौटने पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मतादा जोशी का कहना है कि सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री बिना दर्शन के वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि कई तस्वीरें सामने आई जिसमें यात्रियों ने खुद अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। मथुरा दत्त ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि मंत्री चुनाव में मस्त हैं, वहीं मुख्यमंत्री धर्मगुरु बनकर प्रचार में लगे हुए हैं। अधिकारी जिलाधिकारी हाथ से निकल गए हैं। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री का भगवान मालिक है, क्योंकि वो भी कभी कभी विदेश से यहाँ उतरते हैं। उन्होंने कहा कि 4000 से ज्यादा लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए वापस घर लौटे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की चारधाम यात्रा बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, फेल हो चुकी है। सरकार ने कोई अपने बंदोबस्त ही नहीं किए। सरकार के प्रतिनिधि मंत्री चुनाव में मस्त हैं, मुख्यमंत्री जी धर्मगुरु बन रहे हैं, प्रचार में मस्त हैं, उनका कोई और दूसरा काम नहीं था। अधिकारी मौज मस्ती में फिर रहे हैं, कोई अधिकारी सिंसियर था नहीं। जिलाधिकारियों को कोई मतलब है नहीं, सारे जिलाधिकारी उससे हाथ से निकल गए हैं इनके। और जो पर्यटन मंत्री या धर्मस्व मंत्री हैं उनकी तो भगवान मालिक है। वो तो कभी कभी उतरते हैं यहाँ, विदेश में रहते हैं कि पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो कुल मिला के सरकार की चारधाम व्यवस्था बिल्कुल फेल है, अव्यवस्थाओं का अंबार है। बहुत से लोग, 4000 से अधिक लोग, जो रिपोर्ट आई है 5000 के लगभग लोग बिना दर्शन किए आक्रोश व्यक्त करते हुए वापस गए हैं। आप कितना ही कह रहे हैं, आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए। आपने रजिस्ट्रेशन तो खोल दिए, लेकिन आप पर डे के हिसाब से हर धाम में आप एक निर्धारित संख्या निर्धारित कर लेते, एक रोटेशन बनाते कि वे यात्री अगर गंगोत्री का रजिस्ट्रेशन है यहाँ यात्रा करेगा, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाएगा। लेकिन कोई कंट्रोल नहीं रखा आपने, और उसका खामियाजा जनता का आक्रोश देखने को सामने मिला। और आपकी चारधाम यात्रा बिल्कुल फेल हुई और आज भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं बीजेपी यात्रियों के वापस लौटने पर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि देश और दुनिया से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा को सुव्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित कराने के लिए ही व्यवस्थाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रबंधन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया गया है। हो सकता है कि इसके बीच कई कठिनाइयां आ रही हों, लेकिन सरकार का प्रयास है कि चारों रूट पर श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, इसलिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, देश और दुनिया से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के बेहतरी के लिए, उनको सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने के लिए ही ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यात्रा प्रबंधन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसमें हो सकता है कुछ कठिनाई भी आ रही हुई कुछ लोगों को, लेकिन चारधाम पर यात्रा रूट पर किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे लगता है चाहे श्रद्धालु लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते परेशान होकर तीर्थयात्री बिना दर्शन के ही घर वापसी कर रहे हैं। विपक्ष एक और सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी बचाव करती नजर आ रही है। देखना होगा कि आगामी दिनों में चारधाम व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। रामनगर में इन दिनों लकड़ी तस्करों की मौज है। मामला तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आम पोखरा से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को 2 यूकेलिप्टस के लॉट काटने के लिए परमिशन दी, लेकिन इन लॉट से वन निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमकर लकड़ी चोरी करवाने में लगे हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में वन निगम की तरफ से तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जो सरकार के राजस्व को तो लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दे दी थी। आरोप है कि इसी परमिशन की आड़ में वन निगम के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छिपे यूकेलिप्टस को बेचने का गंदा धंधा शुरू कर दिया। लेकिन ये गंदा धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चला। डीएफओ प्रकाशन आर्य को जैसे ही खबर लगी, उन्होंने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव कर दिया। इसके बाद कुछ ही दिन बाद लकड़ी तस्करों के अड्डे की जानकारी मिल गई। बाद में टीम ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई की। कार्रवाई में यूकेलिप्टस की लकड़ियां बरामद की गई। वन निगम के खिलाफ भी अब कार्रवाई करने की तैयारी डीएफओ प्रकाशन आर्य कर रहे हैं। ये कल शाम हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पातन हो रहा और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुखबिर तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो की जा रही है। ये देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, क्योंकि उसका गिल्टे तो स्पेसिफिक है, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने मोटे गिल्टे हैं, तो इस पता चल जाएगा। बाकी जो सूचना थी और जो कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो निर्देशित किया गया था अपने स्टाफ को किया गया था, उसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अभी तो प्रारंभिक जांच में नाम उनके आए हैं, लेकिन अब उनका विशेष उसमें जब S2 केस जब जारी होगा और S2 केस के आधार पर जांच के बाद उनको कंफर्म उनका नाम लिया जाएगा। वहीं अपने फर्ज से गद्दारी कर पैसों के लालच में सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले और वन निगम की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करने वाले अब डीएफओ प्रकाशन आर्य की कार्रवाई से पूरी तरह बौखला गए हैं। अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अपनी सफाई में वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन हरीश पाल ने, आप भी सुनिए। आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है कि रुवेद खान करके कोई ईंट सप्लायर हैं, उनके पेरीफेरी में कुछ यूकेलिप्टस के गिल्टे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जहाँ तक उनकी संख्या की बात है, विभिन्न साइजों के हैं, अभी कोई साइज की नापतोल नहीं हुई है और मिश्रित साइज हैं और 111 नग हैं। तो उसमें जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, देखिए, उनका अगर ऐसा कथन है तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और पीडी निकालना या वो निकालना वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। वहाँ हमारी यूकेलिप्टस की 2 लॉटें चल रही हैं, जिसके बारे में अभी आपको बता ही दिया था। तो वो जो आप लॉटें बता रहे हैं उनमें से नहीं है। किस लॉटों पे काम चल रहा है, क्या नंबर है? 85 लॉट संख्या 85 और 91। जैसे कि आपने बताया कि वो लॉटें 50 या 49 हैं, लेकिन ऐसी कोई लॉट हमारी वहाँ नहीं चल रही है। वन विभाग के डीएफओ प्रकाशन आर्य की कार्रवाई से वन निगम पूरी तरह बौखला चुका है और अब जांच की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं कि वन निगम में लकड़ी तस्करी के काले कारोबार का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। इससे पहले भी ज्वालावन में वन निगम से करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी का मामला मीडिया में उजागर होने के बाद आनन फानन में 2 अधिकारियों को वन निगम ने सस्पेंड कर खानापूर्ति कर दी थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग वन निगम की ओर से किए गए भ्रष्टाचार के खेलों से पर्दाफाश करता है। अगर वन विभाग की जांच इस पूरे मामले की तह तक पहुंची तो वन निगम के उन भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना तय है जो इस पूरी लकड़ी तस्करी के मामले में संलिप्त हैं, और वन निगम जिनको अभी तक बचाने की अथक प्रयास करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। थराली में पिंडर नदी किनारे बसे लोग और स्थानीय व्यापारियों को अभी से नदी का भय सताने लगा है।
बीती बरसात में पिंडर नदी में जमे मलबे ने भारी तबाही मचाई थी। कई नदी दो भाग में बंट गई और तो कहीं पर नदी का रुख ही आवासीय मकानों की ओर आ गया है। ऐसे में लोगों ने नदी में जमा मलबा के निस्तारण करने की मांग उठाई है। पूर्व में भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो है विभाग को निर्देश दिया गया था। उसके तहत उन्होंने एक आकलन तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया था हटाने के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। थराली के उपजिलाधिकारी अबरार अहमद का बड़ा अजीब बयान है। पहले भी स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया था और एक बार फिर साहब को ज्ञापन मिला है। इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ थराली के उपजिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर सिर्फ आराम करते हैं? हाँ, ये पिंडर नदी के आस जो मलबा इकट्ठा हो गया, उसके संबंध में व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है। पूर्व में भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो है विभाग को निर्देश दिया गया था। उसके तहत उन्होंने एक आकलन तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। सवाल ये नहीं है कि ज्ञापन की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है या नहीं। सवाल यह है कि अगर अब काम नहीं हुआ तो काम कम होगा। मानसून आने में अब कुछ ही समय शेष बचा है। वहीं मानसून से पहले ही पहाड़ों में बारिश डराने लगी है। तेज मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आने लगे हैं। पिंडर नदी किनारे बसे थराली के स्थानीय व्यापारियों और आवासीय मकानों के मालिकों को पिंडर नदी का भय अभी से सताने लगा है। विगत पिछले साल 17 और 21 अगस्त को भारी भयंकर बाढ़ के कारण पिंडर नदी में और प्राणमती नदी में भारी गाद जमा हो गई थी, और जिसको हटाने के लिए बार बार व्यापार मंडल के द्वारा यहाँ पर प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया था हटाने के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जिसके कारण आज समस्त व्यापार मंडल यहाँ पर पहुँच करके पुनः एक बार आज डीएम साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को पत्र दिया गया है। यदि इस पर गाद पर अतिशीघ्र एक हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई, गाद को नहीं हटाया गया, तो एक जन आंदोलन के यहाँ पर जो है पत्र दिया गया है। साल 2023 में तेज बारिश की वजह से पिंडर नदी में मलबा जमा हो गया था, जो अब तक है। कहीं नदी दो भागों में बंट गई, तो कहीं नदी का रुख आवासीय मकानों की ओर हो गया है। स्थानीय व्यापारियों को चिंता आज जो ज्ञापन उन्होंने दिया है उसको अपने जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। ऊपर से जो निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस संबंध में विभाग को निर्देश किया है कि इसमें काम में तेजी लाइए, ताकि ये काम जो है मानसून से पहले हो जाए। केंद्रीय मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार ज्यादा बारिश होने वाली है। महीनों से यहाँ के लोग मलबा हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नदी किनारे ही कई लोगों के मकान बने हुए हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि नदी से ज्यादा पानी आने के बाद कई मकान बाढ़ की जद में आ जाएंगे। जरूरत है तो स्थानीय लोगों की मांगों पर जल्द विचार करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।